नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा पावरफुल लोग पावरफुल जगह से आता है, जबकि दोस्तों ये सच नहीं है। पावरफुल लोग किसी भी जगह को पावरफुल बना सकता है और ये आज फिर से अजीत डोभाल जी ने साबित किया है। दोस्तों अजीत डोभाल जी को मैं इसीलिए दिल से खास तौर पर इतना इज्जत करता हूँ। कह सकते हैं कि जब कभी भी कोई नाम की बात आए दोस्तों, कभी भी वो नाम के लिए नहीं मरता है, हमेशा पर्दे के पीछे रह के बड़े बड़े काम का अंजाम देता है। और बड़ी बात तो यह है, जब भी देश के लिए उसे कुछ कहना होता है, देश को संदेश देना होता है, तो बिना डरे हुए, बिना किसी के खौफ में आके और पहले मीडिया में आते हैं और बोलते हैं कि देखो भाई हमारे देश पे खतरा का है। कह सकते हैं कि निस्वार्थ दोस्तों देश के लिए सेवा करने वाला कौन है? अजीत डोभाल जी है। इसीलिए मैं उसे दिल से हमेशा तो उसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि अजीत डोभाल जी को भगवान लंबी उम्र दे। अब दोस्तों आप पूछेंगे अब क्या हुआ है? दोस्तों अब की बार भारत के लिए अजीत डोभाल जी ने एक ऐसा निर्णय लिया है, अब हमारे देश में जो भी दुश्मन है ना दोस्तों, दुनिया में दुश्मन है ना, उससे आप लड़ सकते हैं। आपका जो आसपास दुश्मन है उससे आप लड़ सकते हैं, लेकिन आपके घर में जो दुश्मन है उससे आप कैसे पहचानेंगे? इसीलिए कहते हैं ना, दुश्मनों को पकड़ना बड़ी बात नहीं है, दुश्मन को कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन अपनों में जो छुपा हुआ खासतौर पे भेड़िया है उसे कैसे पहचानेंगे? और दोस्तों अजीत डोभाल जी ने दुनिया का सबसे खतरनाक फैसला लेने का घोषणा किया है और हर एक देशवासी को अपना कर्तव्य याद दिलाया है कि उठो, खड़ा हो और दुश्मनों को घसीट घसीट को मारो। ये देश के लिए कलंक नहीं, देश का ये गद्दार है। दोस्तों खासतौर पे अजीत डोभाल जी ने कहा है कि किस प्रकार से चाइना वाले, पाकिस्तान वाले हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ उपयोग कर रहा है, वो भी हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। आखिरकार यह कब तक चलेगा? दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बताकर हुआ क्या है और डोभाल साहब कहना क्या चाह रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते आखिरकार हुआ क्या है। अगर आप किससे पूछेंगे ये बताओ युद्ध कैसे जीता जाता है, तो सब बोलेगा अरे भाई ये बहादुरी से होता है, दुश्मन को हरा के तो उसकी कलेजा फाड़ के युद्ध जीता जाता है। दोस्तों ये सत्य है, लेकिन समय के साथ साथ युद्ध में परिवर्तन हो चुका है। आज दोस्तों 5वीं पीढ़ी का युद्ध हो रहा है, यानी कि 5th जनरेशन का युद्ध का तैयारी चल रहा है। आप बोलेंगे युद्ध का भी जनरेशन होता है, पीढ़ी होता है? जी हाँ दोस्तों, पहला जनरेशन यानी कि पहली पीढ़ी का युद्ध पता कैसा होता था? उस समय इंसान दोस्तों नेक था, खासतौर पे उसका युद्ध का टाइमिंग था सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि जब तक सूर्यदेव होगा, यानी कि जब तक दिन में भगवान सूर्यदेव रहेगा तभी तक युद्ध होगा, बाकी रात में कोई किसी पर हमला नहीं करेगा और वो भी आमने सामने होगा। एक योद्धा एक ही से लड़ेगा, यानी दोस्तों पूरा नेम टेम का पालन था। उस समय लोग तीर धनुष भाले, कह सकते हैं कि तलवारें, दोस्तों तरह तरह के हथियार उपयोग किया करता था, यानी कि उस समय लोग विश्वासघाती नहीं था। फिर आया दूसरा जनरेशन। दोस्तों दूसरा जनरेशन में लोग यहाँ पे टैक्टिक्स स्विच किया, खासतौर पे खुफिया तरीका से अटैक करना सीख गया, कैसे किसी को पछाड़ना है। और दोस्तों दूसरी जनरेशन में बहुत सारे देशों ने खासतौर अपने सेना में गोले बारूद, तोपे, बंदूक के दोस्तों उपयोग किया। ये हो गया दूसरा जनरेशन। इसमें लोग विश्वासघात करना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक योद्धा पे 10 से लेकर 15 योद्धा हमला करता था। यहाँ पे अनीति भगवान सूर्यदेव का कोई यहाँ पे मोल नहीं दोस्तों, जिसको जो मन है वही करता। खासतौर पे गोले बारूद बंदूकों का उपयोग किया। वो क्या हुआ? दूसरा जनरेशन। अब बात आती है तीसरा जनरेशन। दोस्तों तीसरा जनरेशन अब तक हो रहा था, वर्ल्ड वार 2 में भी तीसरा जनरेशन का युद्ध हुआ है, जहाँ पे फाइटर प्लेन, अटैक हेलीकॉप्टर, खासतौर पे वारशिप, नेवी दोस्तों, जहाँ पे ये सब सक्रिय हो जाए। इतना ही नहीं, खासतौर पे मिसाइलें दोस्तों, तरह तरह की मिसाइलें, परमाणु बम, कह सकते हैं कि ये सब तीसरा जनरेशन में आता है। इतना ही नहीं, तीसरा जनरेशन दोस्तों दोनों ओर के सेना कभी भी किसी पे हमला कर देगा ना, तो कोई किसी को पहले वार्निंग देगा, अचानक से अटैक करके उस देश को मिटाने का प्रयास करेगा, उसके चारों ओर टैंक उतार देगा, फाइटर प्लेन, अटैक हेलीकॉप्टर। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 में हिटलर ने कई बार यही किया था, दुश्मन पे अचानक अटैक करके उसे हराया था। दोस्तों जापान ने भी कई बार यही किया, चीन पे कई बार अटैक किया, अचानक से उसे बुरी तरह से हराया। कह सकते कि ये सब क्या था? ये सब तीसरा जनरेशन का था। दोस्तों हम लोग अभी तक तीसरा जनरेशन का युद्ध लड़ रहे हैं। भारत भी जब भी पाकिस्तान से युद्ध किया है वो है तीसरा जनरेशन का युद्ध, ठीक है? भारत चीन में युद्ध हुआ था, वो भी तीसरा जनरेशन का युद्ध था, ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों जो युद्ध होगा ना वो होगा चौथा जनरेशन का। आप बोलेंगे ये युद्ध कैसे होगा? दोस्तों आपने सुना होगा सोवियत संघ कोलैप्स कर गया था, सोवियत संघ टूट गया था, 14 हिस्सा हो गया था, उसके टूटते ही देश बर्बाद हो गया। दोस्तों
चौथा जनरेशन आप सोवियत संघ से सीख सकते हैं। यानी कि जिस देश में जनता ही जगह जगह विद्रोह कर दे, जनता सरकार को चलने न दे, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दे, जनता खासतौर पे एनजीओ के नाम पे, जनता खासतौर पे ट्रस्ट के नाम पे, जनता खासतौर पे सिविल सोसाइटी के नाम पे कुछ भी सरकार को न करने दे। दोस्तों भारत में हाल ही में क्या हुआ है, उत्तराखंड में भारत सरकार चाहता है कि 4 धाम प्रोजेक्ट शुरू हो ताकि पूरी तरह से चीन को भारत सरकार टैकल कर सके, भारतीय आर्मी पूरी तरह से चीन को पकड़ सके और यहाँ पे आराम से ब्रह्मोस उतार सके चीन को मिटाने के लिए। लेकिन क्या हुआ है, भारत का ही सिविल सोसाइटी यानी कि भारत का ही कुछ लोग एनजीओ बना के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और इस प्रोजेक्ट पे बैन करने का मांग उठा दिया। कह सकते हैं कि हमारे देश में आज कई सारे लोग हैं जो सरकार को दिखाना चाह रहा है, देश को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बोलेंगे कैसे? दोस्तों चाहे अमेरिका हो, चाइना हो या पाकिस्तान हो, सब चाहता है कि भारत को आपस में ही उलझा के भारत को ख़त्म कर दे। कुछ लोग खासतौर पे भारत में मुस्लिम को फंड करता है, कुछ लोग भारत में आतंकवादियों को फंड करता है, तो कुछ लोग यहाँ पे दोस्तों जातिवादी में खासकर दलित को फंड करता है, कुछ लोग यहाँ पे हिंदू में जो ब्राह्मण है उसे फंड करता है, कुछ लोग यहाँ पे ओबीसी को फंड करता है। यानी कि भारत में जाति पाति धर्म के नाम पर दोस्तों सबको फंड हो रहा है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को तो यहाँ पे बोलता है सरकार का एक ही प्रोजेक्ट न बने। दोस्तों चाइना इतना फंड करता है ना ताकि भारत सरकार कभी भी चीन के बॉर्डर पे कोई सड़क बना ही नहीं पाए। पता क्या होगा, यहाँ के जनता बोलता है कि हम एनजीओ चला रहे हैं। भाई हम एनजीओ चलाते हैं तो हम तो प्रकृति को बचाना चाह रहे हैं, हम तो भारत का जो वृक्ष है, भारत का जो प्राकृतिक रूप से हम बचाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम इस बड़े बड़े प्रोजेक्ट को नहीं होने देंगे। दोस्तों भारत को अपने ही लोग आज बर्बाद करने पे तुला हुआ है। इतना ही नहीं, ये जो नक्सली है दोस्तों, ये जो उग्रवादी है, ये जो माओवादी है, ये जो आतंकवादी कश्मीर में, ये कौन है? ये भारत का ही लोग है दोस्तों। लेकिन क्या होता है, पाकिस्तान वाले उसका ब्रेन वॉश करता है, चीन वाले उसके ब्रेन वॉश करता है, पैसा के लिए क्या करता है, अपने देश को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए अजीत डोभाल जी ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज। आखिरकार हम लोग 4th जनरेशन का वार कैसे लड़ेंगे? हम लोग तो चीन को हरा सकते हैं, पाकिस्तान को हरा देंगे, लेकिन अपने ही घर में हमारा दुश्मन छुपा हुआ है, हम इसे कैसे पकड़ेंगे? दोस्तों खासतौर पे अजीत डोभाल ने कहा कि जितना ये भारत का चाहे IAS ऑफिसर हो, IPS हो या फिर बड़े बड़े अधिकारी हो, ये सब सबके ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने अंदर के गद्दारों को पहचाने। दोस्तों अजीत डोभाल ने कहा कि अगर IAS ऑफिसर या फिर खासतौर पे IPS या फिर पुलिस दरोगा या फिर बड़े बड़े अधिकारी अगर अपना दायित्व निभाएगा ना, तो ये गद्दार देश के अंदर कुछ नहीं कर पाएगा, उसे पकड़ा जा सकता है और फिर हम लोग आसानी से दूसरे देश को हरा देंगे। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे अगर चाइना हमारे यहाँ पे हमारे लोगों को भड़का सकता है पैसा को देकर, तो हम लोग चीन में क्यों नहीं? दोस्तों भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे एनजीओ बनाने का सबको पूरा हक है, लेकिन एनजीओ चीन में नहीं बन सकता है, चीन में सिविल सोसाइटी नहीं बन सकता है। चीन में अगर कोई सरकार के खिलाफ गया तो उस पर टैंक चढ़ा देगा। दोस्तों चीन की सरकार जो चाहेगा वही होगा। पाकिस्तान में दोस्तों पूरी तरह से सेना के हाथ में, पाकिस्तान जहाँ चाहे वहाँ पे सड़कें बना सकता है, कोई एनजीओ कुछ नहीं करेगा। लेकिन भारत में दोस्तों हम लोग सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, इसीलिए हम लोग बिना किसी के अधिकार के दोस्तों कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए कैसे है ना, हम लोग यहाँ ये समस्या है और विदेशी फंड के द्वारा हमारे ही प्रोजेक्ट को सब रोका जा रहा है ताकि भारत पिछड़ा रहे। इतना ही दोस्तों अजीत डोभाल जी ने कहा कि भविष्य में 5th जनरेशन यानी कि 5वीं पीढ़ी का युद्ध होगा। आप बोलेंगे ये 5वीं पीढ़ी का युद्ध क्या होगा? दोस्तों साइबर अटैक। अब तो ना हथियार से युद्ध होगा, न ही गोले बारूद से होगा, न ही परमाणु बम से होगा। एक देश दूसरे देश पे साइबर अटैक करेगा और रातों रात उस देश का पिलर खत्म कर देगा, उस देश को बर्बाद कर देगा, रातों रात दुश्मन देश को उठने टेक देगा। यानी कि ये 2050-60 तक होगा। कब? 2050 के बाद जो भी युद्ध होगा वो होगा साइबर अटैक से, यानी कि 5वीं पीढ़ी का युद्ध होगा। दोस्तों समय इतना बदल चुका है।